हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, अपने घर पे अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल। तो भूगोल का जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का, हम किस क्लास का पढ़ रहे हैं लोग, तो हम लोग क्लास 10th का जो हम लोग भूगोल का जो है पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग। उसी चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई लोग। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। अब क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ए है आपका ऑप्शन जिम्मरमैन, बी है महात्मा गांधी, सी है संदीप पांडे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो बताइए किसने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। तो किसने कहा था, तो वो कौन था, जिम्मरमैन। कौन था वो आदमी, तो जिम्मरमैन भैया जी थे। इसी ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है जी, संसाधन बनते हैं। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। ए है आप लोगों का भूमि, बी है भवन, सी है मानव की योग्यता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग का कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो देखिए इन चारों में से कौन जो है प्राकृतिक संसाधन है, जल्दी से यहाँ पे देखिए। तो क्या है आपका ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा, भूमि। तो भूमि क्या है, ये क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, और वो भी प्राकृतिक संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है भूमि। इतनी सी बात समझ गया। क्योंकि भूमि पर ही आदमी रहता है, लोग इसी पर अपना खेती उती करता है लोग, और मृत्यु उपरांत भी इसी पर जलाया जाता है लोग, या इसी में दफन किया जाता है लोग। तो इसलिए भूमि जो है क्या सबसे महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधन क्या है, भूमि सबसे महत्वपूर्ण है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ए है वन, बी है नदियाँ, सी है नगर, डी है खनिज। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नगर क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन थोड़ी ही ना, ये नगर जो क्या है हम लोग के बनने से बना है नगर। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे हम लोग का कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। देखिए क्वेश्चन है 2014 और 2019 में भी पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चन क्या है, VBI है। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ए है आप लोग का मानवकृत, बी है नवीकरणीय, सी है अजय ऊर्जा और डी है अनवीकरणीय। तो सौर ऊर्जा हम लोग का कैसी संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। कैसी है, नवीकरणीय। क्या है, नवीकरणीय है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे हम लोग का कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। ए है जल, बी है सौर, सी है कोयला और डी है पवन। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोयला क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। देखिए अनवीकरणीय कहने का मतलब क्या है, जिसकी मात्रा सीमित हो, जिसे जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, और बनेगा भी तो हजार लाखों करोड़ों वर्षों के बाद भी बनेगा। तो वही क्या था, वही होता है नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो नवीकरणीय संसाधन वो होता है जिसकी मात्रा सीमित नहीं होती है, जिसे जिसे मतलब क्या होता है, पुनः दोबारा निर्माण उसका किया जा सकता है। इतनी सी बात समझ के, तो वो होता है नवीकरणीय संसाधन। तो जल क्या, जल की पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है, बारिश होगा फिर जल क्या होता है, वाष्प बनता है, फिर बारिश होता है, तो इसकी पुनः पूर्ति हो जाती है। इतनी सी बात समझ गए। इसलिए ये सब क्या है, ये सब नवीकरणीय है। बाकी ये जल, सौर ऊर्जा, सौर और ये पानी, ये सब क्या, ये सब नवीकरणीय है। और यहाँ पे कोयला क्या है, अनवीकरणीय है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर हम लोग का कि लौ अयस्क किस प्रकार का साधन है। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है कि लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ए है
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए हम लोग क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ए है नवीकरणीय, बी है अनवीकरणीय, सी है जैव और डी है मानवकृत। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो ये क्या है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। इतनी इस बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे हम लोग का कि कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है। तो ए क्या है, प्राकृतिक गैस, बी है जल, सी है कोयला और डी है पेट्रोलियम। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही लग रहा है। तो जल क्या है, जल जो क्या है, ये नवीकरणीय संसाधन। क्या है, ये नवीकरणीय संसाधन। इतनी बात समझ गए। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे हम लोग का कि इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। ए है हवा, बी है सौर ऊर्जा, सी है पानी और डी है खनिज तेल। तो देखिए हवा का जो हवा क्या इसकी भंडार क्या सीमित है, नहीं है। सौर ऊर्जा का भी सीमित है, नहीं है। पानी का सीमित है, नहीं है। लेकिन खनिज तेल जो है इसकी मात्रा क्या है, सीमित है। ये क्या है, सीमित है। इसके एक बार उपयोग करने के बाद इसके हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसका निर्माण दोबारा नहीं किया जा सकता है। अगर होगा भी तो बहुत साल लग जाएगा, लाखों साल लग जाएगा। इसलिए ये खनिज तेल क्या है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है, तो इसकी मात्रा क्या है, सीमित है। तो हम लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी खनिज तेल। इतनी इस बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ए हैं 100 किलोमीटर, बी हैं 200 किलोमीटर, सी हैं 150 किलोमीटर, डी हैं 250 किलोमीटर। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 200 किलोमीटर। तो तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 किलोमीटर। इतनी इस बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे हम लोग का कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यह कथन किसका है। देखिए ये कथन किसका है कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो पेटी भरने के लिए तो बहुत, पेट भरने के लिए तो बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है गांधी जी का। किसका कथन है, गांधी जी का। तो हम लोग का यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ गया जी, रुकिए यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए हाँ क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए क्या है। देखिए क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यह कथन किसका है, तो यह कथन देखिए ए है आप लोग का ऑप्शन नेहरू जी, बी है मेधा पाटेकर और सी है गांधी जी का और डी है सुंदरलाल बहुगुणा का। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी ने, यानी गांधी जी का ये वाक्य है। तो इतनी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ए है संसाधन संग्रह से, बी है संसाधन के अनियोजित विदोहन से, सी है संसाधन के नियोजित विदोहन से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का कौन सा इसमें आंसर सही हो जाएगा, तो बी संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। तो डाकुओं का संबंध किससे है, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे हम लोग का कि संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी। ए है नेहरू जी ने, बी है क्लब ऑफ रोम ने, सी है संयुक्त राष्ट्र ने, डी है जापान ने। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लब ऑफ रोम ने। तो संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी, तो क्लब ऑफ रोम ने। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था। आपका ए ऑप्शन है 1960 ईस्वी में, बी है 1968 ईस्वी में, सी है 1972 ईस्वी में और डी है 1980 ईस्वी में। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, तो बी 1968 ईस्वी में। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था, तो 1967 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में कब हुआ था, 1968 ईस्वी में। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे हम लोग का
देखिए यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्राकृतिक संसाधन संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो आपका ए ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, बी है वेटलैंड्स कन्वेंशन, सी है विश्व आपदा कन्वेंशन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्राकृतिक संसाधन संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो वो हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन, यानी ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ए है आपका ऑप्शन 2 जून, बी है 4 जून, सी है 5 जून और डी है 7 जून। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो सही हो जाएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस किस जून को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। अभी ये गुजरा है, पिछला महीना में 5 तारीख को मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हम लोग का कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में किस देश में आयोजित किया गया। ए है ब्राजील, बी है भारत, सी है जापान, डी है दक्षिण अफ्रीका। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में किस देश में आयोजित किया गया था, तो वो किया गया था ब्राजील में, यानी ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे हम लोग का कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ए है न्यूयॉर्क, बी है पेरिस, सी है मॉस्को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क। तो यानी ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे हम लोग का कि क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी। क्योटो सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित की गई, आपका ए ऑप्शन है फ्रांस, बी है म्यांमार, सी है जापान, डी है इंडोनेशिया। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी, तो वो जापान में की गई था, यानी आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे हम लोग का, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोग का कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन है 19 नंबर कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है। ये आपका ऑप्शन है 10, बी है 27, सी है 30 और डी है 48। तो आपका कितना प्रतिशत सही हो जाएगा, तो 30% है। तो भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है, तो 30% है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का कि मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ए है अपक्षय, बी है अपर्दन, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मृदा निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, तो होती है अपक्षय और अपर्दन, यानी दोनों आपका ऑप्शन, यानी सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे हम लोग का कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। ए है काली मिट्टी, बी है लाल मिट्टी, सी है रेतीली मिट्टी और डी है जलोढ़ मिट्टी। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है जी, तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है, यानी डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे हम लोग का भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। ए है आपका जलोढ़ मिट्टी, बी है काली मिट्टी, सी है लेटेराइट मिट्टी, डी है वनीय मिट्टी। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, यानी भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो जलोढ़ मिट्टी का है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर हम लोग का कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। ए है आपका भांगर, बी है खादर, सी है यावर, डी है रेगड़। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है भांगर, यानी ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आपका VVI क्वेश्चन है। ये क्या है, ये आप लोग का VVI क्वेश्चन है। ये क्या है, ये आप लोग का VVI क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपका ये ऑप्शन है पोटास, बी है फास्फोरस, सी है नाइट्रोजन, डी है जीवाश्म। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए पोटास। पोटास क्या हो जाएगा, तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है पोटास। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ए है लेटेराइट मिट्टी, बी है जलोढ़ मिट्टी, सी है लाल मिट्टी, डी है पर्वतीय मिट्टी। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत में की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी, यानी बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। ए है कपास के लिए, बी है लीची के लिए, सी है गेहूं के लिए, डी है बाजरा के लिए। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो काली मिट्टी जो है किस के लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त है या नहीं। कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है। तो काली मिट्टी में की जाती है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे हम लोग का कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। ए है जम्मू कश्मीर, बी है झारखंड, सी है राजस्थान, डी है महाराष्ट्र। तो किस राज्य में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। किसमें, महाराष्ट्र में, यानी डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे हम लोग का कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ए है आपका ऑप्शन बलुई मृदा, बी है रेगुर मृदा, सी है लाल मृदा और डी है पर्वतीय मृदा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, यानी बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर मृदा है। इतनी इस बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पे हम लोग का कि लेटेराइट मृदा का रंग होता है। देखिए आप लोग को बताना है कि रेटे क्या है यहाँ पे। लेटेराइट मृदा का रंग जो होता है वो कैसा होता है, ये आप लोग को बताना है। आपका ए ऑप्शन है पीला, बी है लाल, सी है काला, डी है भूरा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है। तो लाल होता है, यानी बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आज हम फास्ट चल रहे हैं तो देखिए थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। तो हम आज फास्ट ही चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे हम लोग का कि क्वेश्चन नंबर 30 है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ए है आपका उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है कर्नाटक और डी है महाराष्ट्र। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राजस्थान। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो राजस्थान में है। इतने सवाल समझिए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे हम लोग का कि मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, यानी ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मृदा का विस्तार कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, यानी ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर हम लोग का कि भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। ए है आप लोग का 4.71%, बी है 12%, सी है 19%, डी है 15%। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। तो भारत में चारागाह के अंतर्गत 4.71% हैं, यानी ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ए है वनोन्मूलन, बी है गहन खेती, सी है अति पशुचारण, डी है अधिक सिंचाई। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई है। क्या है, अधिक सिंचाई है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। ए है भूमि को जलमग्न बनाए रखना, बी है बाढ़ नियंत्रण, सी है जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी से लाना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनमें कौन उपाय भूमि के ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। तो बाढ़ नियंत्रण, यानी बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण। इतनी इस बात समझ। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का देखिए यहाँ पे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी। देखिए यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है कि भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी। तो ए आपका ऑप्शन है विनोबा भावे, बी है रामचंद्र रेड्डी, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है जयप्रकाश नारायण। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, विनोबा भावे। तो भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी। तो विनोबा भावे ने, यानी ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 36 है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है कि सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है। ए है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है बिहार का मैदानी क्षेत्र, डी है उत्तराखंड। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। तो सोपानी कृषि किस राज्य में ज़्यादा प्रचलित है। तो उत्तराखंड में ज़्यादा प्रचलित है, यानी डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर हम लोग का कि मेढक के प्रजनन को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला
रसायन कौन सा है? ए आपका है बेंजीन, बी है यूरिया, सी है एंड्रिन, डी है फास्फोरस। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा एंड्रिन। तो मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रिन है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 38। जल किस प्रकार का साधन है? ए है चक्रीय, बी है जैव, सी है अजैव, डी है अनवीकरणीय। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा? तो जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है वो क्या है? वो चक्रीय संसाधन, यानी ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आप लोग क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल है चक्रीय संसाधन है। इतनी सी बात समझ। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। यानी बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, नीला ग्रह। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। यानी बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? ए आपका ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध को, बी है दक्षिण गोलार्ध को, सी है दोनों ही गोलार्ध को, डी है इनमें से कोई। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा? तो दक्षिण गोलार्ध को कहा जाता है। किसको? दक्षिण गोलार्ध को। तो पृथ्वी को किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो दक्षिण गोलार्ध को। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? आपका ए ऑप्शन है 9.5%, बी है 95.5%, सी है 96%, डी है 96.5%। बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो 95.5%। तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 95.5%, यानी बी आपका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 42 है कि विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? तो ए है 2%, बी है 2.5%, सी है 3% और डी है 3.5%। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जाएगा? तो बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, 2.5%। तो विश्व के कुल जल का आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? तो 2.5%। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पर हम लोग का कि हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रस्तुत करती हैं? ए है पूर्वारोपित, बी है पूर्ववर्ती, सी है वलयाकार, डी है आयतकार। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती हैं? तो बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा, पूर्ववर्ती। क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती। यानी बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है? ए है गंगा नदी, बी है ब्रह्मपुत्र नदी, सी है सिंधु नदी और डी है महानदी। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, महानदी। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पर हम लोग का कि निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? आपका ये ऑप्शन है काली, बी है गंडक, सी है कोसी, डी है तीस्ता। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए काली। तो भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्राणियों शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? आपका ये ऑप्शन है 55%, बी है 60%, सी है 65% और डी है 70%। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा? तो प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा निहित है? तो 65%, यानी सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पर भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस काम में किया जाता है? भारत में जल का उपयोग सबसे अधिक किस काम में किया जाता है? तो ए है सिंचाई, बी है उद्योग, सी है घरेलू उपयोग में, डी है व्यापार में। तो किस में किया जाता है? तो सिंचाई में किया जाता है, यानी ये आपका ऑप्शन किया जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पर हम लोग का कि भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? ए है आप लोग का 70%, बी है 11%, सी है 19% और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा? तो भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? तो 11%। कितना? 11%, यानी बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है हम लोग का कि देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा?
तो देश में बांधा किसने भारत का मंदिर कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पे कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। आपका ए है चिल्का झील, बी है लोनार झील, सी है गांधी सागर झील और डी है गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो यानी डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज हम लोग कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, तो आज हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। तो अगले क्लास में हम लोग 50 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और एक बार और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 3 क्लास में ये क्या होगा, एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सेशन जो है खत्म होगा। इतनी सी बात समझ गए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में।